हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीयर 4 कैसे होता है सीजीएल में और बाकी टीयर 3 के रिजल्ट आने के बाद पूरा टाइमलाइन क्या है, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं और टीयर 3 के बाद से पूरा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तक क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। आरटीआई की कॉपीज़ भी मैंने यूज़ की हैं और टीयर 4 में मार्किंग कैसे होती है, कैसे कॉपी चेक करते हैं वो लोग, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, आपको सीपीटी में क्या क्या होता है, हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक, और इस वीडियो को देखने के बाद टीयर 4 के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो है एसएससी सीजीएल टीयर 4 के रिगार्डिंग। ठीक है, टीयर 4 में जो कुछ भी होता है वो सब मैं बताऊंगा आपको पूरे डिटेल में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सीपीटी और डीईएसटी। सीपीटी और डीईएसटी में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर लाया जा रहा है मेरे द्वारा, मेरा नाम सिद्धांशु शेखर है और मैं सीजीएल 19 से सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें यूट्यूब पे, टेलीग्राम डिस्कशन पेज पे, कोरा पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे सीधा यूट्यूब पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें ताकि जो भी हम कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए वो आप तक एक कन्वीनियंट और ईजी वे में पहुँच पाए। और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि मैं इसमें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि टीयर 3 के रिजल्ट के बाद क्या क्या होता है टिल फाइनल मेरिट लिस्ट। तो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा सीपीटी और डीईएसटी का, पूरा टीयर 4 का पैटर्न समझेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे आफ्टर टीयर 3 टिल ज्वाइनिंग। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है सीजीएल 19 का। इसमें देख सकते हैं ये नाम है मेरा और ये रोल नंबर है। इसमें मुझे ये B23 पोस्ट जो कि CGST इंस्पेक्टर का होता है ये मुझे अलॉट हुआ है, ये मेरी कैटेगरी है। और मेरे टीयर 1 में 178.4 मार्क्स है, टीयर 2 में 239 नॉर्मलाइज्ड, इंग्लिश में 192 और टीयर 3 में 45 है। और आप देख सकते हैं कि जो सीपीटी है, स्किल टेस्ट है, उसमें मेरा क्या स्कोर था। ये स्किल टेस्ट में ये 0.15 है ना, ये परसेंटेज है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या है ये। जैसे डीईएसटी होता है ना, डीईएसटी मतलब होता है टाइपिंग। तो टाइपिंग में मेरा एरर परसेंटेज था 0.15, मतलब कि मेरी एक्यूरेसी थी 99.85 की परसेंटेज की, तो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% है। और जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 होता है जिसको हम एक्सेल और पीपीटी बोलते हैं, उसमें मेरा स्कोर है 179 और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 120 होता है, तो मेरा काफ़ी एक अच्छा स्कोर बोल सकते हैं इसको, तो मैं इसको इजीली क्वालिफाई कर गया था। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, अब उसी चीज़ को मैंने एक क्लियर इमेज से दिखाया है यहाँ पे, परफॉर्मेंस इन स्किल टेस्ट। देखिए, ये जो डीईएसटी है ना, ये टाइपिंग है। जिनका भी नाम लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में होगा उनको टाइपिंग देना होगा। तो ये 0.15 है ना, ये है मिस्टेक्स इन परसेंटेज, मतलब कि मेरा एरर परसेंटेज टाइपिंग में था 0.15%, मतलब कि मेरी एक्यूरेसी थी 99.85% की, तो ये ऑलमोस्ट 100 ही था, तो काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं इसको। और सीपीटी में मेरा मार्क्स था 179 आउट ऑफ 200, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 90 मार्क्स आए होंगे मेरे हिसाब से। मैंने आरटीआई लगाया हुआ है, तो देखते हैं कि कितने मार्क्स मिले हैं मुझे। आरटीआई की कॉपी आने के बाद मैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा देखते हैं कि पहले समझते हैं कि CGL 19 का टाइमलाइन क्या था। उस हिसाब से आप CGL 2020 का भी टाइमलाइन समझ सकते हैं और कब आपका Tier 4 होगा वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए, तो CGL 19 में जो Tier 3 का रिजल्ट आया था वो था 29 जून को। तो Tier 3 के रिजल्ट में आपको 4 लिस्ट मिलती है। देखिए, जैसे ये लिस्ट 3 और लिस्ट 4 है, ये लिस्ट 3 है और ये लिस्ट 4 है। लिस्ट 3 होता है बाकी सारे पोस्ट के लिए, और लिस्ट 4 होता है जो लोग बस DEST देंगे। समझ में आई? मतलब कि जिनका नाम लिस्ट 4 में रहेगा उनको DEST देना पड़ेगा, और जिनका नाम लिस्ट 3 में रहेगा उनको CPT देना पड़ेगा। और इसके अलावा 2 लिस्ट और आती है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट 1 है वो होती है AA के लिए, लिस्ट 2 होती है वो होती है JSO के लिए, लिस्ट 3 जो होती है उनको CPT देना पड़ता है, और जो लिस्ट 4 होता है उनको DEST देना पड़ता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई, और आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जिनको AA की पोस्ट चाहिए उनके लिए CPT जरूरी नहीं है या DEST जरूरी नहीं है। जिनको JSO की पोस्ट चाहिए उनके लिए CPT या DEST जरूरी नहीं है। मतलब कि ये लोग Tier 4 स्किप भी कर सकते हैं, इनको बस DB देना पड़ेगा। मतलब कि जो Tier 4 होता है CPT और DEST वो बस उनके लिए होगा जिनका नाम लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में है। बाकी लिस्ट 1 लिस्ट 2 से जिसको जॉब चाहिए उनके लिए आपका CPT और DEST जरूरी नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए CPT और DEST जरूरी है। देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, जो जिनका नाम लिस्ट 3 में है उनका CPT तो होगा ही, और DB होगा। DB सबका होता है, जिनका नाम लिस्ट 1 लिस्ट 2 में है उनका भी DB होगा, जिनका नाम लिस्ट 3 में है उनका भी DB होगा, और जिनका नाम लिस्ट 4 में है उनका भी DB होगा। बट जिनका नाम लिस्ट 3 में है उनका CPT भी होगा। जिनका नाम लिस्ट 4 में है उनका DB के साथ DEST भी होगा। समझ रहे हैं? अब आप बोल सकते हैं कि अगर मैं CPT या DEST स्किप कर दूं तो, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम लिस्ट 3 में है, तो जिनका नाम लिस्ट 3 में होगा वो लिस्ट 4 में तो रहेगा ही, क्योंकि लिस्ट 4 की कट ऑफ कम जाती है। तो अगर आपका नाम लिस्ट 3 और 4 में है तो आप CPT स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपने CPT स्किप किया तो आप ये सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको लिखा हुआ है कि CPT एंड DEST आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेनी पोस्ट। ये सारे पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए, ITI, तो आप ये CPT और आप स्किप कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। या तो आप स्किप कर जाएं, या जाके आप उसमें अगर आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं फिर भी आप इनकम टैक्स की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए ज़रूरी है। देखिए, ASO इन CSS, ASO इन MEA, ASO इन AFHQ, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और CBIC के जो 3 पोस्ट इंस्पेक्टर वाले, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये टोटल 7 पोस्ट हैं जिनमें अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको CPT देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको इन 7 पोस्ट के अलावा अगर कोई भी जॉब चाहिए तो आपको CPT जरूरी नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जिनका भी नाम लिस्ट 3 में होगा और उनको ये पोस्ट चाहिए तो उनको CPT देना पड़ेगा। बट जिनका नाम लिस्ट 3 में है बट उनको इनमें से कोई पोस्ट नहीं चाहिए और उनके नंबर अच्छे हैं तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए था, तो अगर मैं CPT में फेल हो जाता या CPT में क्लियर नहीं कर पाता या फिर मैं CPT स्किप कर देता तो मुझे ये पोस्ट नहीं मिल पाती। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिलती, मुझे जॉब मिलती मेरे पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, बट इनमें से कोई जॉब मुझे नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए था इसलिए मैंने CPT दिया और मुझे उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि किस पोस्ट के लिए CPT चाहिए। इन सारे पोस्ट के लिए आपको CPT देना ज़रूरी है और इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और अगर CPT में आप फेल हो गए तो आप इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है DEST की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ TA टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBIC, मतलब कि जो टैक्स असिस्टेंट की दो पोस्ट होती है CBDT एंड CBIC,
इन पोस्ट के लिए आपका DEST में क्वालिफाई करना जरूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपको लग रहा है कि TA मिलेगा तो आपको DEST में अपीयर होना पड़ेगा और उसमें क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको TA की जॉब भी नहीं मिलेगी, फिर आप CGL से आप कोई भी जॉब नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि जिनका नाम लिस्ट 3 में होगा वो CPT देंगे और जिनका नाम लिस्ट 4 में होगा वो DEST देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 का क्या सीन है वो समझ गए। अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे जब रिजल्ट आया था Tier 3 का, उसमें था कि देखिए जो 624 कट ऑफ है ना, ये लिस्ट 3 की गई है, मतलब कि जो भी लोग लिस्ट 3 में होंगे वो CPT देंगे और जो भी लोग लिस्ट 4 में होंगे वो DEST देंगे। और DEST कट ऑफ 605 गई थी। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस पोस्ट के लिए CPT मैंडेटरी है और किस किस पोस्ट के लिए DEST क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब थोड़ा एक बार देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे SSC का एक नोटिफिकेशन था, उसमें था कि ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन Tier 3 विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए DV अलग होता है, स्किल टेस्ट अलग होता है। जो DV है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सबका होगा। जो DV है वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जो CPT है वो बस लिस्ट 3 के लिए होगा और DEST होगा जो वो बस लिस्ट 4 के लिए होगा। ठीक है, तो DV के लिए सबको जाना जरूरी है। और आपको यार एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिनका नाम एक से ज़्यादा लिस्ट में है उनको उनका जो स्किल टेस्ट होगा और DV होगा बस एक ही बार होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम लिस्ट 3 में भी है, लिस्ट 4 में भी है, तो आपको बस CPT देना पड़ेगा और आपको DEST नहीं देना है। मैं बताऊँगा कैसे होता है ये, क्योंकि जो CPT में जो मॉड्यूल 1 होता है वही DEST होता है। तो आपने जब एक बार DEST दे दिया तो आपको दोबारा DEST देना जरूरी नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि जिनका नाम एक से ज़्यादा लिस्ट में है उनको स्किल टेस्ट और DV में बस एक बार अपीयर होना है। और एक बार ध्यान रखिए, अगर आप DV में अपीयर नहीं होते हैं ना तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। DV सबके लिए है और DV में अपीयर होना मैंडेटरी है, समझ गए। और CPT में अगर आपको वो पार्टिकुलर 7 पोस्ट अगर नहीं चाहिए तो आप CPT छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन लिस्ट 3 विल बी कॉल्ड फॉर CPT, मतलब लिस्ट 3 वाले CPT के लिए बुलाए जाएंगे। और एक बार ध्यान रखना है, जो CPT जिनका होगा उनका DEST अलग से नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूल 1 ऑफ CPT, जो CPT का मॉड्यूल 1 होता है उसको ही DEST बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये DEST है, DEST होता है टाइपिंग। ठीक है, ये होगा लिस्ट 4 के लिए। और जिनका नाम लिस्ट 3 में होगा ना उनका होगा CPT। ठीक है, अब CPT में 3 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। देखिए मॉड्यूल 2 हो गया एक्सेल, मॉड्यूल 3 हो गया पावर पॉइंट, PPT बोलते हैं जिसको, और जो मॉड्यूल 1 है ना ये टाइपिंग ही होता है, मतलब ये टाइपिंग ही CPT का मॉड्यूल 1 हो जाता है। तो समझ गए, तो जिनका नाम लिस्ट 3 में रहेगा वो टाइपिंग ऑलरेडी CPT में इंक्लूड है, तो उनका DEST दोबारा नहीं होगा। DEST वालों का बस टाइपिंग होगा और CPT वालों का टाइपिंग प्लस एक्सेल प्लस पावर पॉइंट, ये तीनों मॉड्यूल होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका नाम लिस्ट 3 में है वो CPT देंगे और CPT वालों का DEST अलग से नहीं होगा। और जो CPT का मॉड्यूल 1 है वही DEST है। मैं दिखाया आपको कि जो CPT का जो मॉड्यूल 1 है ना यही तो टाइपिंग है, यही DEST है। ठीक है, अब देखिए जिनका नाम लिस्ट 4 में है उनको बस DEST के लिए आना पड़ेगा। मैंने दिखाया था आपको कि अगर आपका नाम लिस्ट 4 में है तो आपका बस DEST होगा, आपका CPT नहीं होगा, मतलब आपका एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं होगा, आपको बस टाइपिंग देना है। ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिनका लिस्ट 1 2 है उनका बस DV होगा, जिनका लिस्ट 3 है उनका CPT होगा और DV, और जिनका नाम लिस्ट 4 में है उनका DEST होगा और DV होगा। समझ गए, तो अगर आप लिस्ट 3 में है तो आपका CPT होगा और लिस्ट 4 में है तो आपका DEST होगा। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया कि किस किस पोस्ट के लिए CPT और DS जरूरी है। अगर आपको ये सारे पोस्ट चाहिए 7 पोस्ट, तो आपको CPT क्वालिफाई करना जरूरी है, और अगर आपको TA की पोस्ट चाहिए तो आपको DST क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, मैंने दिखाया था आपको कि जो CGL 19 में जो Tier 3 का जो रिजल्ट आया था वो था 29 जून को। उसके बाद जो DB की डेट आई, वो DB की डेट थी 3 सितंबर टू 28 सितंबर, मतलब कि 2 मंथ बाद, 2 मंथ्स लेटर, मतलब कि जब हमारा Tier 3 का रिजल्ट आता है उसके 2 महीने बाद आपका DB हो जाएगा, मतलब कि DB का डेट आएगा। जून में हमारा Tier 3 का रिजल्ट आया, जुलाई, अगस्त और सितंबर स्टार्ट से हमारा DB स्टार्ट हो गया। DB पूरा 1 मंथ चलता है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो ये देखिए उनका नोटिस भी है, ये DB का देख रहे हैं यहाँ पे 3 सितंबर से DB स्टार्ट है। ठीक है, और ये बैचेस में होता है, तो DB सबको देना जरूरी है। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि Tier 3 रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आपका DB हो जाएगा। मतलब कि CGL 2020 वालों के लिए अगर उनका Tier 2 का मार्क्स अभी आ रहा है, रिजल्ट अभी आ रहा है अप्रैल में, तो समझिए कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बाद आपका Tier 3 का रिजल्ट आएगा, और उसके 2 महीने बाद आपका DB हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका Tier 2 अप्रैल में आ रहा है, तो Tier 3 आपका आएगा 3 से 4 महीने बाद, मतलब कि मई, जून, जुलाई और अगस्त मान सकते हैं। और उसके बाद DB आपका 2 महीने बाद हो जाएगा, नवंबर मान सकते हैं। अगर थोड़ा फास्ट करें तो ये अक्टूबर भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। और आपको एक बात समझना है कि DB में क्या क्या चेक होता है। DB में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, प्लस आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, तो आपको DB में ये भी दिखाना पड़ेगा, वो सबमिट होता है वहाँ पे, इसी के हिसाब से आपको एक पोस्ट मिलती है। ये सब DB में होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये CGL 19 का DB के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हर पोस्ट के लिए एक पोस्ट कोड होता है। जैसे 00 के लिए पोस्ट कोड 01 है, तो अगर मुझे 00 फर्स्ट नंबर पे रखना है तो मैं यहाँ पे पोस्ट कोड डाल दूंगा A01 इस ब्लॉक में। ऐसे ही करके मैं आगे ये पूरा फिल कर दूंगा। ठीक है, ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको सबमिट करना होता है DB के टाइम पे। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करके और यहाँ पे नेम और रोल नंबर लिखना पड़ता है। तो DB में आपका क्या हो गया, DB में आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, प्लस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि DB आपका पूरा सितंबर मंथ चलेगा। जैसे 3 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक हमारा DB चला, पूरा 1 महीने। और इसी के बीच में ना 15 और 16 सितंबर को हमारा CPT और DST हो गया था, जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं। मतलब कि DB चल रहा था पूरा 1 महीने, और उसी में से बीच में 2 दिन सबका CPT और DST ले लिया गया था। तो समझ रहे हैं। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरा DB था 6 सितंबर को, और मेरा 16 सितंबर को मेरा CPT और ये क्लियर हो गया था, CPT हो गया था। तो देख रहे हैं कि पूरा सितंबर मंथ में ही मेरा DB भी हो गया और मेरा CPT भी हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब DB होगा तो उसी के बीच में आपको डेट दिया जाएगा, और उस डेट के दिन आपका CPT या DST जो भी होगा आपका वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्किल टेस्ट का डेट क्या है, 15 सितंबर और 16 सितंबर। ठीक है, जो DB था आपका चला 3 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, और बीच में ही 15 और 16 को आपका ये स्किल टेस्ट हो गया था। ये उसका नोटिस है पूरा। ये पूरा नोटिस है SSC का स्किल टेस्ट के लिए, CGL 19 के लिए था ये। तो देखिए इसमें क्या था कि 15 सितंबर और 16 सितंबर को आपका स्किल टेस्ट हुआ था हमारा। इसमें देखिए
3 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। एक को बोलते हैं टाइपिंग या जिसको बोलते हैं DEST, एक होता है पावर पॉइंट, एक होता है एक्सेल। ये 3 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जिनका CPT होगा उनका तीनों होगा, और जिनका DEST होगा उनका बस टाइपिंग होगा। अब देखिए DEST के लिए क्या लिखा हुआ है कि जिनका टाइपिंग होगा उसको क्या होता है ना कि आपको स्क्रीन पे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, और इसके हाफ पार्ट में ना यहाँ पे एक पैसेज होता है, पैसेज लिखा होता है, सिंगल पैसेज होता है, बस एक ही 1 पैसेज होता है, बस 1 पैसेज। तो सिंगल पैसेज से लिखा रहेगा, और यहाँ पे होता है स्लाइडर जिसको आप ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये होता है आपका बॉक्स जिसमें आपको टाइप करना होता है। तो आप कर्सर यहाँ पे पहले से रहेगा, तो जैसे आप टाइप करना शुरू करेंगे वो टाइप होते रहेगा ऐसा, ठीक है। तो आपको ऊपर देख देख के स्क्रीन पे ये टाइप करते रहना है पूरा। तो आपने ये पूरा टाइप कर लिया, फिर आप माउस से इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे, फिर नीचे का पैसेज देख के फिर उसको ऐसे टाइप करेंगे पूरा। तो आपको 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करना होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको DEST मतलब जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग में देखिए जहाँ भी मैं DEST बोलूँ आपको समझना है टाइपिंग को ही ये लोग डेटा एंट्री स्किल टेक्स्ट बोलते हैं। तो टाइपिंग में क्या होगा कि आपको एक पैसेज मिलेगा, दिख रहे हैं, ए मास्टर टेक्स्ट पैसेज, एक पैसेज मिलेगा जिसमें 2000 की डिप्रेशन दिए होंगे, और आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा, मतलब कि 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करना है आपको। अब ये बताइए, जैसे 2000 की डिप्रेशन है ना, एज्यूम करते हैं कि 4 लेटर का एक वर्ड है अब प्लस एक स्पेस, इसको मिला के ना एक वर्ड मानता है SSC, ठीक है। जो आपने 4, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है ALLOW, फिर आपने एक स्पेस दिया, तो ये एक वर्ड हुआ जिसको हम एज्यूम करते हैं कि 5 लेटर्स का है या 5 डिप्रेशंस का है। तो 2000 डिप्रेशंस है, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 400 वर्ड्स। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका पैसेज होगा वो 400 वर्ड का होगा अप्रॉक्सीमेटली, और इसको आपको करना होता है 15 मिनट में टाइप। तो आप डिवाइड करेंगे 15 से, 26.67 आ रहा है, मतलब कि इतना आपको वर्ड्स पर मिनट, मतलब कि आपका इतना स्पीड होना चाहिए उसको क्लियर करने के लिए। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 27 वर्ड पर मिनट है। ये मतलब कि अगर आपका स्पीड 27 से ज़्यादा है तो आप DEST में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका एरर जो है वो कम होना चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब ईजी होता है, नॉर्मली लोग 10 मिनट 12 मिनट में करके इसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए तो CGL में आपका होता है 27 वर्ड्स पर मिनट, बट वहीं जो होता है CHSL उसमें आपको 2000 की डिप्रेशन जो है उसके लिए टाइम मिलता है 10 मिनट, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट CGL में क्या है कि आपको मिलेगा 15 मिनट, 15 मिनट में आपको 2000 डिप्रेशन करना होगा, मतलब कि 400 वर्ड्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि 27 वर्ड्स पर मिनट। ये थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कि अगर मास्टर पैसेज में अगर 500 वर्ड्स है तो आप उतना ही वर्ड टाइप कर पाएंगे। और ये वर्ड कैसे काउंट करता है कि आपने कुछ लिखा प्लस स्पेस दिया तो वो एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो आपका 500 वर्ड होने के बाद आप उसमें और कुछ नहीं लिख पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। और आप इसमें लिखा हुआ है कि आप बैक स्पेस की से इसको करेक्ट कर सकते हैं, टाइपिंग को जो भी आपने एडिशनल या मिस्टेक किया हुआ है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। और आपको यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि आपको इसका प्रिंट आउट नहीं देना है। पहले क्या था कि पहले आपको इसका एक हैंड रिटन मतलब हार्ड कॉपी मिलता था, बट अभी क्या है कि अभी आपको ऑनलाइन हो गया, मतलब कि आपको पैसेज भी स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको टाइप भी स्क्रीन पे ही करना है, ठीक है। तो 15 मिनट होगा, ये अपने आप क्लॉक बंद हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी प्रिंट आउट नहीं लेना है, आपने आपका टाइम 15 मिनट कंप्लीट हुआ, अपने आप ये सबमिट हो जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। और बोला कि एक डेमो वीडियो भी SSC प्रोवाइड करती है ताकि आप उस इंटरफेस से एक कस्टम्ड हो जाए, आपको समझ में आ जाए। आपको जो लैंग्वेज है वहाँ पे चूज़ करना है इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब देखिए अब CPT के बाद आता है, देखो CPT में DEST तो होगा ही, मतलब CPT वालों का टाइपिंग तो होगा ही, प्लस
एडिशनल 2 मॉड्यूल होते हैं। एक होता है पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, और दूसरा होता है एक्सेल। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि वो MS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो 2007 का होता है, तो आप अगर 2010 तक भी अगर आपके लैपटॉप में है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और दोनों जो है PPT और एक्सेल दोनों 15 मिनट का होता है। ठीक है, और सबसे पहले आपका देखिए, आपका सबसे पहले टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग होने के बाद जिनका DEST था वो चले जाएंगे बाहर। जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम के टाइम क्या हुआ था कि टाइपिंग हुआ, और टाइपिंग होने के बाद ना जिनका बस DEST था वो चले गए बाहर, मतलब कि उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, चले गए, और हम लोग बैठे रहे क्योंकि हमारा CPT भी था। तो टाइपिंग के बाद हमारा हुआ एक्सेल 15 मिनट का, और फिर उसके बाद 10 मिनट रेस्ट हुआ, वो प्रिंट निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद फिर हमारा हुआ पावर पॉइंट PPT 15 मिनट का। तो ऐसे होता है। तो जिनका बस DEST होगा वो बस टाइपिंग दे के चले जाएंगे बाहर, और जिनका CPT होगा वो टाइपिंग के बाद एक्सेल भी देंगे और PPT भी देंगे। तो ऐसे होता है पैटर्न, पहले टाइपिंग, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट। समझ गया? वही सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपका जो पावर पॉइंट है और एक्सेल है ना, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, वहाँ पे समझा देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। देखो यहाँ पे ऐसे लिख भी दिया है कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो 2007 से एबव का होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक बार इसका समझते हैं कि फिर से वही चीज़ समझते हैं एक बार अच्छे से। तो जिस जो DEST है वो किनका होगा, जिनका नाम लिस्ट 4 में होगा। DEST मतलब क्या होता है, ये होता है टाइपिंग। टाइपिंग होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये होता है 15 मिनट का, आपको स्पीड चाहिए 27 वर्ड्स पर मिनट। और CPT कौन देंगे, जिनका लिस्ट 3 में नाम होगा। तो लिस्ट 3 में नाम होने के बाद वो CPT देंगे, उसमें क्या क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल, जनरेशन ऑफ स्लाइड मतलब कि पावर पॉइंट PPT। और आपको समझना है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, यही तो DEST है। समझ गए? तो जो CPT का जो मॉड्यूल 1 होता है ना, वही तो DEST होता है। तो जिनका नाम लिस्ट 4 में होगा वो बस DEST देंगे, मतलब बस टाइपिंग देंगे, और जिनका नाम लिस्ट 3 में होगा वो टाइपिंग तो देंगे ही, प्लस साथ में एक्सेल और पावर पॉइंट भी देंगे। और ये तीनों क्वालिफाइंग नेचर होता है, और तीनों में आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि CPT किन के लिए ज़रूरी है। देखिए, फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग CPT मैंडेटरी। आपको अगर CSS, MEA, AFSQ, CBIC में इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, आपको ये सारों में से कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको CPT क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स चाहिए, डबल चाहिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ है कि जिनको TA चाहिए CBT या CBIC में, उनके लिए DEST क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम DEST को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो DEST किन के लिए होता है, जिनका नाम बस लिस्ट 4 में रहेगा। DEST मतलब कि टाइपिंग। ठीक है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं टाइपिंग। टाइपिंग मैंने बता दिया, आपको दिखा दिया कि 27 वर्ड्स पर मिनट चाहिए CGL के लिए। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये किसके लिए होता है, ये टैक्स असिस्टेंट के लिए होता है, जो CBIC और CBDT डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, लाइक CPT। देखो जो CPT में जिनका नाम रहेगा उनको DEST के लिए दोबारा अपीयर नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो CPT का मॉड्यूल 1 है ना, जो पार्ट 1 ऑफ CPT है, वही DEST होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको स्पीड क्या चाहिए, 2000 की डिप्रेशंस पर 15 मिनट, मतलब कि इसमें आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा और आपको 2000 की डिप्रेशन चाहिए होंगे, मतलब कि शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इसका स्पीड हो गया 27 वर्ड्स पर मिनट। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें मिस्टेक्स कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, एक होता है फुल मिस्टेक, एक होता है हाफ मिस्टेक। देखो तो फुल मिस्टेक क्या होता है ना, जैसे आपने कोई वर्ड ही मिस कर दिया, जैसे पैसेज में है आई हैव ए ब्लू पेन,
ये पैसेज में है और आप टाइप कर रहे हैं, तो आपने जल्दी जल्दी करते हुए आई हैव ए पेन, आपने आई हैव ए पेन लिख दिया, आपने ये ब्लू ओमिट कर दिया, आपने ये ब्लू लिखा नहीं। तो जैसे हर एक ओमिशन ऑफ वर्ड के लिए ना ये काउंट होगा फुल मिस्टेक। तो आपने यहाँ पे एक वर्ड मिस किया है तो ये फुल मिस्टेक हो गया। मतलब कि देखो ब्लू में क्या है, BLUE, 4 वर्ड्स हो गए प्लस एक स्पेस, टोटल 5 लेटर्स का आपका मिस्टेक हो जाएगा। मतलब कि आपने 5 की डिप्रेशंस गलत किए, तो 5 अपॉन टोटल डिप्रेशंस कितने हैं, 2000 है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए, एरर परसेंटेज के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब कि 0.25% आपका एरर ऐड हो जाएगा। ये एक वर्ड आपने मिस किया, तो अब सोचिए आप जितना मिस करेंगे आपका वो एरर परसेंटेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फुल मिस्टेक। अब मान लीजिए फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन में है आई हैव ए ब्लू पेन, आपने लिख दी आई हैव ए रेड पेन, तो यहाँ भी आपका ये फुल मिस्टेक काउंट होगा। यहाँ भी आपके 5 डिप्रेशन गलत हो जाएंगे और आपका जो एरर परसेंटेज 0.25% हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई वर्ड अलग से ऐड कर दिया जो पैसेज में है ही नहीं। जैसे आई हैव ए ब्लू पेन की जगह पे आपने लिख दिया आई हैव ए ब्लू एंड वाइट पेन, तो वो भी आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा वर्ड, तो उसका भी आपका एरर परसेंटेज काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है एरर परसेंटेज कैलकुलेट मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अब दूसरा होता है हाफ मिस्टेक। देखो अब हाफ मिस्टेक किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए स्पेसिंग एरर हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई होप है ना, तो आपने आई होप एक में मिक्स कर दिया। ठीक है, आपने आई और होप के बीच में स्पेस था उसको हटा दिया, तो इसमें क्या है ना, ये पूरा एक हाफ मिस्टेक जो काउंट किया जाएगा। तो देखो होप में 4 और एक स्पेस 5, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ मिस्टेक 2.5, तो 2.5 अपॉन 2000 इंटू 100, ऐसे होगा परसेंटेज, समझ गए। ये कितना हो जाएगा 1/8, मतलब कि तो ये आपका 0.125% आपका ये हो जाएगा। आपने अगर कोई वर्ड मिस किया होता तो आपका 0.25% एरर काउंट होता, और आपने अगर स्पेस मिस किया है तो बस 0.125, मतलब इसका आधा हो जाएगा, आपका एरर परसेंटेज इंक्लूड होगा। ऐसे होता है फुल मिस्टेक में एरर परसेंटेज काउंट और हाफ मिस्टेक में एरर परसेंटेज काउंट। और वैसे ही रिपीटेशन ऑफ लेटर, जैसे आपको लिखना है स्पेलिंग, आपने लिख दिया सिपलिंग, आपने एक ई जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपका ये भी हाफ मिस्टेक काउंट होगा। आपने वर्ड कैपिटल स्मॉल में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, तो इसमें भी आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा, समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मिस्टेक जितना कम से कम करें उतना ठीक है आपके लिए, क्योंकि ये तो बस एक वर्ड के लिए है ना। अगर आपने 10-12 वर्ड कर दिए तो ऐसे ही आपका 2-3% एरर चला जाएगा बढ़ते बढ़ते। ठीक है, कुछ आपके हाफ मिस्टेक होंगे, कुछ फुल मिस्टेक होंगे, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया टाइपिंग में ऐसे एरर काउंट होता है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि टाइपिंग में आपको प्रिंट आउट नहीं लेना है, ये पहले था प्रिंट आउट का, बट अभी चूँकि क्या है कि स्क्रीन पे ही ना एक टाइमर होता है, यहाँ पे पैसेज होगा, यहाँ पे आप टाइप कर रहे होंगे, तब 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, तो आपको कुछ प्रिंट आउट नहीं लेना है। ठीक है, आपको जो वर्ड है, जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश US चूज़ करना है। और ऐसे से एक अपलोड की हुई थी हमारे टाइम पे एक वीडियो कि कैसा आपका DEST होगा, तो वो सेम ऐसा ही था, और आपको ओवरव्यू दिखाएगा कि कैसे होता है वो चीज़। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ का बात कर लेते हैं कि CPT और DEST में कट ऑफ कैसे काउंट होता है। देखो जो DEST है ना, DEST जो कि लिस्ट 4 के लिए होता है, जो कि TA के लिए मैंडेटरी है, उसमें देखो उसमें UR के लिए एरर परसेंटेज 5% है, मतलब कि आपका एरर परसेंटेज 5% से बढ़ गया अगर, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आपको TA की पोस्ट नहीं मिलेगी। वैसे ही SC ST OBC के लिए 7%, UR के लिए 7%, ऐसे ही इंक्लूड, ऐसे ही है सबके लिए। तो टाइपिंग में आपका ऐसे होगा एरर परसेंटेज। इस मैंने आपको बताया कि 5% काउंट कैसे होगा, मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि कैसे ये लोग काउंट करते हैं। कि आपने अगर कोई वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, तो ऐसे ये लोग एरर परसेंटेज 0.25% ऐसे करते करते एरर आपका ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि मेरे केस में ना मेरा था एरर परसेंटेज 0.15%, ये 0.15% था, तो मतलब कि मैंने कोई वर्ड मिस नहीं किया होगा। शायद हो सकता है कि मेरे हाफ मिस्टेक्स हैं
वो शायद 1-2 हो गए होंगे, जिसकी वजह से मेरा 0.15%, ये ऑलमोस्ट 0 ही मान सकते हैं इसको। अगर आपने कोई पूरा एक सेंटेंस ही मिस कर दिया तो आपका जो 11% है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया टाइपिंग का। अब देखते हैं कि CPT। तो DEST में जो टाइपिंग में हो गया कि आपको 5% से कम रखना है एरर UR के लिए, बाकी के लिए 7% है। अब देखो जो CPT में जो मॉड्यूल 3 होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो जो मॉड्यूल 1 है ना वो तो टाइपिंग ही है, लिखा है ना मॉड्यूल 1 DEST, मतलब ये CPT का जो मॉड्यूल 1 है वो तो DEST ही है, टाइपिंग है। तो ये भी सेम यही ऐसा ही चलेगा। देखो देख सकते हैं 5%, 5%, 7%, सब 7%, तो ये सेम ही है। तो मॉड्यूल 1 जो टाइपिंग है उस सब में उसमें एरर % ऐसे काउंट करते हैं। और बाकी जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 होता है CPT का, जिसको हम PPT और एक्सेल बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि वो दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के लिए। तो उसमें क्या होता है कि सेपरेट नहीं काउंट होता है, उसमें आपको क्या है कि दोनों मिला के 200 में से ना आपको UR को 120+ लाना पड़ेगा, तो अब आप CPT क्वालिफाई कर पाएंगे। SC, ST, OBC और EWS के लिए आपको 200 में से 100 मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सेल वीक है, तो अगर आपको एक्सेल में अगर 20 नंबर आता है, ठीक है, मानते हैं कि UR से सपोज करिए, अगर UR के लिए 20 मार्क्स आता है, और अगर आप PPT में 100 मार्क्स लेके आ जाते हैं, तो आपका 120 ऐसे ही हो गया, 120/200, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स 120 ही है, समझ गए। तो ये क्वालिफाइंग होता है, आपको 120 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो काफ़ी आसान होता है। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन और RTI, आपको समझ में आएगा। तो आपको PPT और एक्सेल मिला के 120 UR के लिए लाना पड़ेगा आउट ऑफ 200 में से, ठीक है, जो कि बहुत आसान होता है। अब देखते हैं कुछ RTI कॉपीज़। ये CGL 17 का DEST है, जो CPT का मॉड्यूल 1 है, उसमें देखिए क्या पैसेज आया था। देखो उस समय आपका वो था कि आपको प्रिंट आउट निकला था, तो उसमें क्या था कि आप देख सकते हैं कि 2000, ऑलमोस्ट 2000 की डिफरेंस है। आपको इसको टाइप करना था 15 मिनट में, ठीक है। और अभी क्या है ना, अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको स्क्रीन पे ही आपको पैसेज दिखेगा, आपको नीचे टाइप करना रहेगा, सिंगल पैसेज दिखेगा, एक ही पैराग्राफ दिखेगा। इसमें क्या है कि 3 पैराग्राफ्स हैं, उसमें क्या सिंगल पैराग्राफ है, आप स्टार्ट के लिखना, अब लास्ट में आप लिख के कंप्लीट कर दो। तभी थोड़ा आसान हो गया है, और बार बार आपको कॉपी देखना नहीं पड़ेगा। पहले क्या था कि आप कॉपी मिला हुआ है, आप कॉपी देखो फिर टाइप करो, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता था। अभी क्या है कि स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे ही टाइप कर रहे हो, तो चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको टाइपिंग में कैसे आपको फुल मिस्टेक काउंट होता है और कैसे हाफ मिस्टेक काउंट होता है, और ऐसे आपका निकलता है एरर %। ठीक, अब थोड़ा बात करते हैं CPT के मॉड्यूल 2 का। जिनका CPT है उनका मॉड्यूल 1 तो टाइपिंग हो गया, उनका मॉड्यूल 2 होता है एक्सेल। ये हो गया एक्सेल, जिसको मॉड्यूल 2 बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि आपको एक कॉपी मिलेगा पेज, उसमें जैसे ये CGL 2017 का है, RTI कॉपी है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ऐसा ये मिलेगा, उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपको ओपन करना है, फिर उसमें ऊपर नेम, रोल नंबर लिखना है। आपको ये पूरा चीज़ ना आपको खुद से बनाना पड़ेगा, देख देख के। इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए साइज 12 रहेगा, फॉन्ट सेंचुरी रहेगा, ठीक है, बोल्ड रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, फॉन्ट साइज 14 रहेगा, कहाँ कहाँ मर्ज सेंटर करना है। तो ये सब आपको देख देख के ना आपको अपना एक पूरा एक टेबल बनाना है, ठीक है। ऐसा जैसे इसमें क्या है, बैलेंस शीट ऑफ OGT इंटरप्राइजेज लिमिटेड, तो सेम आपको बनाना पड़ेगा। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 का दिया हुआ था यहाँ पे, और ये दिया हुआ था, और जो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको खुद से घटा के आपको यहाँ लिखना है, नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फंक्शन यूज़ करना है। एब्सोल्यूट का होता है ABS लिखेंगे, फिर दिस माइनस दिस करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगा। तो आपको फार्मूला यूज़ करना है, मतलब एब्सोल्यूट के लिए ABS यूज़ करेंगे, परसेंटेज के लिए परसेंटेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको मैनुअली कुछ काउंट नहीं करना। अगर आपने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया तो आपके उसमें मार्क्स कटेंगे। मैं दिखाऊंगा अभी कैसे मार्क्स कटता है इसमें, ठीक है। तो आपको ये जो 2 कॉलम्स हैं, ये 2 ब्लैंक्स हैं, आपको इसमें फार्मूला यूज़ करके ये भरना है, ठीक है।
और लास्ट में करने के बाद आपको उसको इस फॉर्मेट में सेव करना होगा। फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं ये लोग, प्रिंट आउट, ठीक है। तो इसका हम एक प्रॉपर सोच रहे हैं कि एक प्लेलिस्ट बनाए ताकि आपको उसमें एक्सरसाइज करने का मौका मिले, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर कर देंगे ताकि आप वहाँ से भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और ये एक RTI कॉपी है, ये मैंने RBI चैनल से लिया है, तो क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये उसी का ये आंसर शीट है। तो देखिए स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, तो सेम टू सेम ऐसा बनाना है। देखो इसको मिले हैं 81 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, काफ़ी आसान है। देखो और इसमें नंबर इनके काटे गए हैं, देखो कहाँ कहाँ नंबर कटे हैं। जैसे यहाँ पे नंबर कटा है, पता नहीं किस लिए कटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एब्सोल्यूट है तो यहाँ प्लस माइनस तो यूज़ नहीं करना है, वो अपने आप पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इनके नंबर यहाँ पे कटे हैं। देखो जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ऊपर फाइनेंशियल ईयर है एकदम इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, फिर उसके बाद ईयर है, फिर इन करोड्स है, इसमें भी सेम फॉर्मेट है। बट इन्होंने क्या किया कि इनका जो फॉर्मेट है देखो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो इसके नंबर कटे हैं। फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे ठीक है, बट जो ये ईयर है ये यहाँ पे आएगा, जो इन करोड्स है ये नीचे आएगा। तो एग्जैक्ट आपको सेम वैसा ही बनाना है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ऐसे नंबर कटता है, और मैं दिखाता हूँ कि इसमें मार्क्स किस किस चीज़ के मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें नंबर किस किस चीज़ के हैं। क्रिएशन ऑफ एक्सेल वर्कशीट एज इन एक्सरसाइज इन ऑल एस्पेक्ट, अगर आपने सेम टू सेम जैसा दिया हुआ है वैसा बना दिया तो उसके लिए 50 मार्क्स है। अगर आपने सही फॉर्मेट और सेल वैल्यूज़ निकाल दिए आफ्टर अप्लाइंग फार्मूला, मतलब फार्मूला लगाने के बाद आपके वैल्यू सही आ गए तो उसके 50 नंबर हैं, समझ रहे हैं। तो बनाने के 50 नंबर और फार्मूला यूज़ करने के 50 नंबर हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आपने फार्मूला ही कुछ यूज़ नहीं किया तो 50 नंबर तो आप कैसे ही कट गए, ठीक है ना। अब देखो अभी जो वर्कशीट है उसमें देखो कैसे कैसे नंबर कटते हैं, डिडक्शंस। अगर आपका जो प्रिंट है वो 1 पेज से ज़्यादा चला गया, उसके 5 नंबर कट जाएंगे। अगर आपका लेआउट सही नहीं है, हेडिंग, सेल, अलाइनमेंट कुछ भी गड़बड़ है, तो हर एक मिस्टेक के लिए आपके 2 नंबर कटेंगे। अगर आपका कुछ भी फॉन्ट इफेक्ट चेंज है, बोल्ड अंडरलाइन नहीं है, तो उसके 2 नंबर कटेंगे हर मिस्टेक के लिए, ठीक। वैसे इसमें अगर आपने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है फॉर कैलकुलेटिंग सेल वैल्यू, तो हर सेल के 10 नंबर कटेंगे, समझ रहे हैं। अगर आपने फॉर्मूला ही यूज़ नहीं किया है तो हर सेल के 10 नंबर कटेंगे। या अगर आपने रॉन्ग फॉर्मेट या सेल वैल्यू गलत यूज़ किया है तो उसके वो 5 नंबर कटेंगे। अगर आपका जो आंसर नहीं आया एग्जैक्ट तो उसके आपको हर सेल के लिए 5 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है, बट ये काफ़ी ईजी है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया मॉड्यूल 2। अब बात करते हैं CPT के मॉड्यूल 3 की। CPT मॉड्यूल 3 जो होता है पावर पॉइंट, ये भी 100 मार्क्स का होता है, टाइम मिलता है 15 मिनट। ये काफ़ी सिंपल होता है, आपको बस एक स्लाइड बनाना होता है। जैसे ये CGL 2017 में क्या था कि आपको बस एक ऐसा स्लाइड बना देना है, ठीक है। इसमें ऊपर एक हेडिंग रहेगा, उसके बाद आपको ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, आपको इसको यूज़ करना है, और नीचे फुटर में आपको नेम, रोल नंबर ये सब डालना है, ठीक है। और इसका भी सेम ऐसा ही दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि आपको डिफ़ॉल्ट स्लाइड कैसे यूज़ करना है, ऐड टाइटल वाला, ऐड सब टाइटल वाला, फिर सेंचुरी यूज़ करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट टाइप कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, है ना। तो सब कुछ दिया रहेगा आपको उस शीट में। उसको तो आपको कॉपी देख के आपको PPT बनाना पड़ेगा। बस सिंगल स्लाइड है तो वो बड़ी बात नहीं है। और उसमें भी नीचे आपको फुटर लगेगा विथ डेट, रोल नंबर, नेम, ठीक है। उसको भी वैसे ही उसी फॉर्मेट में सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फिर उसका प्रिंट आउट देना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्लाइड है वो आप 7-8 मिनट में बना सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। बट एक्सेल में अगर आपने फॉर्मूला नहीं सीखा हुआ है तो आपको वहाँ पे यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा, और उस वहाँ पे फॉर्मूला की बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो मैं बोलूँगा कि आप अभी से भी मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दें यूट्यूब पे देख के, तो काफ़ी आसान रहेगा। और इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक प्लेलिस्ट लाऊंगा, उसमें मैं 4-5 एक्सरसाइज पावर पॉइंट के और 4-5 एक्सरसाइज एक्सेल के मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा।
और यहाँ पे ये देखिए उसका आंसर शीट है, ऐसा क्वेश्चन था और इस स्टूडेंट ने भी सेम ऐसा ही बना दिया है। देखिए हेडिंग है, अब देखो यहाँ पे हेडिंग में क्या है कि कैटेगराइजेशन में उसमें एम यूज़ कर दिया एन की जगह पे, तो इसके नंबर कट गए होंगे। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो इनके नंबर मिले 87 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो काफ़ी मतलब इसमें स्कोरिंग है। तो आपको 120 मार्क्स अगर लाना है आउट ऑफ 200, तो बहुत ही सिंपल टास्क है ये। आपने देखा था कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 179 लेके आ गया था, 90 के अराउंड दोनों में आया हुआ। और देखो इसमें कैसे नंबर कटते हैं, इसमें क्या है कि आपको पावर पॉइंट स्लाइड ना जनरेट करने के 100 मार्क्स हैं, आपने पूरा सही से बना दिया तो। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, तो और इसमें नंबर कटने कैसे हैं देखो, अगर आपका जो प्रिंट है वो 1 पेज से ज़्यादा चला गया, उसके 5 नंबर कट जाएंगे। अगर आपका लेआउट सही नहीं है, टेक्स्ट रोल नंबर या नेम रोल नंबर सही नहीं है, तो उसके 2 नंबर कटेंगे, अप टू 20 मार्क्स मैक्सिमम। अगर आपने कुछ अंडरलाइन बोल्ड नहीं किया, उसके 2 नंबर कटेंगे हर मिस्टेक के लिए। ठीक है, अगर आपने बॉर्डर शेप सही से नहीं बनाया, उसके 5 नंबर कटेंगे हर मिस्टेक के लिए। अगर आपने सही बुलेट टाइप यूज़ नहीं किया है, उसके 2 नंबर कटेंगे हर मिस्टेक के लिए। ठीक है, तो ये इसका इवैल्यूएशन पैटर्न है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सीपीटी में क्या होता है, डीईएसटी में क्या होता है। डीईएसटी में बस टाइपिंग होती है, और सीपीटी में 3 मॉड्यूल होता है 15-15 मिनट का, जिसमें जो मॉड्यूल 1 है वही टाइपिंग होता है, और जो मॉड्यूल 2 है वो होता है एक्सेल, और मॉड्यूल 3 होता है पावर पॉइंट। मैंने सारे का आपका क्वेश्चन दिखा दिया, उसके आरटीआई कॉपीज दिखा दिए, और उसमें इवेलुएट कैसे करते हैं, कैसे नंबर मिलते हैं, कैसे नंबर कटते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारे में क्या था ना कि हमारा सितंबर में हुआ था और रियल डेट थी फरवरी की। तो आप मान सकते हैं कि CGL 2020 के लिए आपको डीवी के बाद ना 3-4 महीने बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद 2 हफ्ते के बाद आपका उसका Tier 4 का मार्क्स आ जाएगा, जैसा कि मेरा आया हुआ था। ठीक है, ऐसा करके आपको पूरा मार्क्स आ जाएगा कि ये ऐसा करके कि ये पोस्ट मिला हुआ है आपको, इतने सीपीटी में क्या परफॉर्मेंस आपका, डीईएसटी सीपीटी। ठीक है, और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, आपको वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमने कैलकुलेशन ड्रिल्स के भी बहुत सारे PDF शेयर किए हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम आपके लिए Tier 2 के लिए कुछ अच्छे मॉक्स लाने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए।